हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए डॉट मेडिकल नॉलेज। और ये पार्ट 3 की वीडियो है और इसमें मैंने चैप्टर 14 का आपको डिटेल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की और अपनी तरफ से एक एक लाइन समझाइए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ताकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तभी आप एप्लीकेशन आसानी से कर पाएंगे। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या, टॉर्क को हमने कंजर्व करना है, मतलब कांस्टेंट रखना है। ठीक है, कह रहे हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम गिवन सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है जब तक कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। और वो किस तरह कंजर्व रहता है, एक देख लेते हैं एग्जांपल्स को। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जांपल देखेंगे तब हमें समझ लगेगी। प्रिंसिपली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किस तरह रह रहा है कि जब तक एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे वो कंजर्व रहेगा। जैसे कि हमें एनालिसिस करे डाइविंग में, ट्रेपलॉलॉजी, जिमनास्टिक्स में करते हैं। ठीक हो गया, ये इवेंट कुछ इस तरह आ रहे होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी रोटेशन में जाती है। टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना करे तो बॉडी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, बॉडी कांस्टेंट रहने का मतलब। अब देखो, ये कह रहा है कि 1.5 ऑफ अ सुमो ड्राइविंग, द ड्राइवर लीव द स्प्रिंग बोर्ड विद द फिक्स अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, ये वो फिक्सिंग बोर्ड है, और अभी ना मैं आपको आगे जाके ना फलक्रम की पोजीशन भी बताऊंगी। वो फिक्स बोर्ड है ना, फिक्स वो जो बोर्ड है, ठीक है, वहाँ से उसने ना टेक ऑफ करना है। ठीक है, टेक ऑफ फ्रॉम, अब देखो उसने क्या है कि फिक्स अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है इस बंदे का। यहाँ से जाते वक्त एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम है, ये अपने आप को लेआउट पोजीशन में लाया, प्रोजेक्टाइल मोशन में लाया, एक इसने फोर्स लगाई नीचे की तरफ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v0 था ताकि ये अबव जाए। हम किताब की लाइन के साथ साथ चलते हैं, चलो। इसमें इसने कहा कि 1.5 सुमो ड्राइवर जो होते हैं जब भी वो लीव करते हैं स्प्रिंग बोर्ड को, तो वो क्या करते हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है। ये प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रहा होता है। टेक ऑफ में वो कांस्टेंट रहता है, थ्रू आउट द ड्राइविंग वो कांस्टेंट रहेगा। किस तरह कांस्टेंट रहता है ये देखें, एज द ड्राइवर गो एक्सटेंड लेआउट पोजीशन इनटू टक पोजीशन। ये लेआउट पोजीशन से वो टक पोजीशन में आ गया। ठीक है, टक पोजीशन में आया तो इसने यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर दी। ठीक है, टक पोजीशन, एज द ड्राइवर गो फ्रॉम द टक पोजीशन रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिक्रीजेस, थस रिड्यूसिंग द बॉडी। जैसे वो टक पोजीशन में आ गया तो रेडियस देखे कम हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन कम हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज कर गया। ये आपने याद रखना, एक कम हो रहा है एक ज़्यादा होगा तब भी कांस्टेंट रहेगी ना कोई भी चीज़ अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो एक को ज़्यादा कर दे दूसरे को कम कर दे तो आंसर आपका कांस्टेंट आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर वो वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो इनर्शिया को कह रहा है कम रख दो, तो वो कह रहा है जैसे, बस आपने ये याद रखना है लेयर्ड पोजीशन में उसकी वेलोसिटी 0 है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ये आपने ऐसे याद रखना है। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, कॉम्पनसेटिंग इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज टू कॉम्पनसेट डिक्रीजेज द मोमेंटम कम होगा। और ये कहाँ पे हो रही है, हम कौन से प्लेन में देख रहे हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में। प्लेन की इंपॉर्टेंस भी मैंने पिछली वीडियो में, सेकंड पार्ट की वीडियो में डिटेल में बताई कि प्लेन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इसका एंगुलर मूवमेंट कौन से कंपेंसेशन, इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी एंड डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। द टायर ड्राइवर टक द ग्रेटर द एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वन द सुमो सॉल्ट इज कम्प्लीटेड, ड्राइवर एग्जीक्यूट लेआउट पोजीशन, दोबारा लेआउट पोजीशन में था। इंक्रीज द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इनर्शिया कम हुआ तो यहाँ पे वो जाके इनर्शिया को ज़्यादा कर लेता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के मुताबिक। अगेन एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा। डिक्रीज इन द एंगुलर वेलोसिटी, जैसे एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही थी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहे थे। इसकी वजह से जो ड्राइवर ये वाली टेक्निक यूज़ करते, तो ये हम पढ़े क्या टॉपिक थे कि हमने अपना कंजर्व करना है एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरी एग्जांपल जो आती है ना हमारे पास, एक अदर एग्जांपल हमारे पास आती है जो कि हमारे पास होती किसकी है, वॉलीबॉल प्लेयर जब वो परफॉर्म करे थे स्पाइक, परफॉर्म अ स्पाइक मूविंग अ हिटिंग अ आर्म विद अ हाई एंगुलर वेलोसिटी, लार्ज एंगुलर मोमेंटम, देयर इज अ कंपनसेटरी रोटेशन ऑफ लोअर बॉडी प्रोड्यूसिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ एंगुलर ऑपोजिट है। जब भी आपने ये फॉर एग्जांपल एक आदमी है और इसने क्या किया, आपने वॉलीबॉल परफॉर्म किया, वॉलीबॉल खेल रहे, ठीक है, वॉलीबॉल जब हम खेल रहे थे तो हमारे जो आर्म होते हैं ना वो हम अपने आर्म और रिस्ट को यूज़ कर रहे थे मोस्टली, ठीक है ना। तो इसमें भी वो ये कह रहा है कि जब आप करोगे हिट करने के लिए तो आप अपनी
एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करे, जिसकी वजह से आपका जो है एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज़ करे। इसके ऑपोजिट और इक्वली आप कभी देखना जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी टांगें जो होंगी वो थोड़ी पोजीशन को अपनी चेंज करेगी, तो वो ऑपोजिट और इक्वल लग रही होती है फोर्स, ताकि वो कंपनसेट करे, ताकि आपका मोमेंटम कंजर्व रहे। अगर आप आर्म ही करोगे तो आपके आर्म ही उड़ के आगे चले जाएंगे, तो आपके अगर ये अर्थ नहीं लगाएगा कंपनसेटरी फोर्स, तो आप जो है वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं रह सकते, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू लेग विद द रिस्पेक्ट ऑफ इज मच ग्रेटर देन द स्पाइक आर्म। अब वो कह रहा है कि हमेशा याद रखते हैं जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हिप के होता है ना, वो इसमें ना फिट आपके आ जाता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आप शोल्डर का आर्म से लो तो वो कम होता है। ठीक होगा, ये बताया एंगुलर वेलोसिटी लेग जनरेटेड टू काउंटर द एंगुलर मूवमेंट ऑफ स्विंग आर्म इज़ देयरफॉर मच लेस देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पाइक आर्म। इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम जो आपका हिप और फीट निकालेंगे वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपके आर्म से। ठीक होगा, एक एक लाइन को एक एक लफ्ज़ को मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल। ठीक होगा, देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एक हुला हू की और साथ ही साथ एक कैट की पढ़ेंगे। ठीक होगा, अब ट्रांसफर ऑफ एंगुलर मोमेंटम कभी भी जैसे हम एनर्जी पढ़ते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये भी ट्रांसफर होता है, जैसे हुला हू देख लो। ठीक होगा, देखो ये आ रहा है दिस अकर व्हेन द ड्राइवर चेंज फ्रॉम प्राइमरी somersaulting rotation to one and its primary twisting vice versa. An airborne performer angular velocity vector does not necessarily occur in the same direction angular momentum vector. It is possible for a body to somersaulting angular momentum twisting angular momentum to alter in mid-air through the vector sum of two रिमेन कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो कह रहा है कि जब वो एयर बॉर्न में जा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो होता है वहाँ जब भी सोमरसॉल्टिंग को परफॉर्म कर रहा है तो वो जो होता है वो चेंज कर रहा होता है अपनी पोजीशन, ताकि वो क्या रखे कांस्टेंट रखे, या ट्रांसफ़र भी अपना करता रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इनर्शिया कम होगा, तो इस तरह वो ट्रांसफ़र करता रहता है अपना मोमेंटम, और लास्ट पे कांस्टेंट रखना होता है। अब देखो रिसर्चर हैव ऑब्जर्व सेवरल प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द टोटल बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर्म मूवमेंट रोटेशन ऑफ हिप टर्म एज अ हुला हू मूवमेंट, जिसमें हम अपने आर्म की भी मूवमेंट कर रहे होते हैं और हिप की भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना प्लेन ऑफ एक्सिस चेंज कर रहे होते हैं, अपना एक्सिस बार बार चेंज कर रहे होते हैं। ठीक होगा, the less often used hula movement can produce a tilting and principal axis of rotation when the body is sumo wrestling in pike position। ठीक है, और आपने कभी देखा होगा पाइक पोजीशन में बॉडी होती है। पाइक पोजीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, हमारी बॉडी में कितनी पोजीशन होती है, एक लेआउट पोजीशन होती है, दोबारा बता देती हूँ, एक इरेक्टेड पोजीशन होती है जो लेआउट पोजीशन इसे हम कहते हैं, जिसमें हम स्ट्रेट खड़े हुए हैं। ठीक है, ये लेआउट पोजीशन है हमारी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये होती है, उसके बाद आती है कर्व पोजीशन जिसे हम पाइक पोजीशन कहते हैं, जो 90 और लेस देन 90 का एंगल है, और फिर आती है टक पोजीशन जो सी शेप में होती है। सबसे ज़्यादा टक पोजीशन एडवांटेज होती है, फिर उसके बाद कर्व और फिर इरेक्टेड होती है। ठीक होगा, देन उसके बाद आपने ना ये आ जाना है इस पर, ये पोजीशन मैंने आपको इसलिए बताई। ठीक है, फिर ये जो आप हुला हू परफॉर्म कर रहे होते हैं पाइक पोजीशन में कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है डोमेस्टिक कैट वाला कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कैट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बड़ा आपको इजी भी है और अच्छा भी है। डोमेस्टिक कैट्स में क्या होता है कि ये देखें कि हमारे पास क्या होता है, टोटल बॉडी एंगुलर मोमेंटम जीरो रखना है, ट्विस्टिंग इन मिड यूजिंग अ स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी कंपोज ऑफ लीस्ट टू सेगमेंटेड promoted of the observation that the domestic cat seem always to land on its feet no matter what position it fall from। ठीक है, डोमेस्टिक कैट जो होती है वो हमेशा जो होती है वो ग्राउंड पे लैंड करती है, जितनी मर्जी आपको कोई कैट को ऊपर से चंप मारे वो हमेशा उनको फॉल करती है, उसको चोट भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो अपने इनर्शिया को ज़ीरो रखती है, अपना नेट मोमेंटम ज़ीरो रखती है। किस तरह रखती है वो भी हम देख लेते हैं। और जो डोमेस्टिक कैट की वजह से ही देख के हमने क्या किया, जिमनास्टिक ड्राइवर जो है वो ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कैट रोटेशन का, विदाउट ऑल्टर अपना एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने। कैट रोटेशन बेसिकली दो फेज पे कर रहा होता है, इसमें मोस्ट इफेक्टिवली टू बॉडी सेगमेंटेड मोशन आ रही होती है 90 पे, जिसे हम पाइक पोजीशन कहते हैं, और रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, वन सेगमेंट का मैक्सिमम होता है। और ये जो होती है एक्सेस कौन से में हो रही थी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल ये देख ले कैट रोटेशन, ये मैंने कैट शो करने की कोशिश की, ये पाइक पोजीशन आ गई, और ये 90 या लेस देन 90 पे होती है पाइक पोजीशन, ये बताना है आपने। और मैंने आपको क्या बताया कि इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, ये एंगल जो बन रहा है। ठीक है, रेडियस ऑफ यहाँ पे एक 90 एंगल बन रहा है, और रेडियस ऑफ गायरेशन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो ही है। ठीक होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि हमारे पास वो डिस्टेंस है
जो हमारे पास के है, ठीक है ना, जो मैंने डिटेल बताया। अगर मैं वो बताने की तो ये लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक हो गया। अब आपने क्या कहना है, रेडियस ऑफ गायरेशन वन सेगमेंट मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। अब दो फेजेस इसमें आ रही हैं, ठीक हो गया। एक आ रही है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। अब इसे हम कह रहे हैं सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। फर्स्ट फेज जो होती है इंटरनली जनरेट होती है हमारे सेगमेंट 1 में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ठीक होगा, और एंगुलर मूवमेंट इसमें कंजर्व रहती है, ठीक होगा। और ये भी जो होती है हमारे पास कंपनसेट। अब देखो, अब सेगमेंट 1 में ना, ये देखें मैंने थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट लिखा है कि एक ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होनी है, इसमें इंटरनल रोटेशन होनी है और वहाँ पे कंपनसेटरी रोटेशन होनी है इसको कम करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेगमेंट 2 में, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 1 है और सेगमेंट 2 है, दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हो रही है। इसमें इंटरनल रोटेशन हो रही है, जब कैट ने जंप करनी है तो यहाँ पे वो इंटरनल रोटेशन करी, इधर कंपनसेटरी रोटेशन करी ग्राउंड पे आने से पहले। यहाँ पे जाके उसने अपना वेलोसिटी कम कर ली, जब उसने ग्राउंड पे लैंड किया वेलोसिटी अपनी कम कर दी और के को इंक्रीज़ कर दिया। जबकि यहाँ पे भी उसने क्या किया, के को इंक्रीज़ किया और वेलोसिटी को अपना कम रखा, ठीक हो गया। अब थ्योरी में पढ़ते हैं। Angular momentum observed. There is a compensatory rotation between the segmented 2 and longitudinal segment. However, the resulting rotation is relatively small velocity because k for segment 2 is relatively large with the respect of n. The second phase of proceed consisting of rotation segment 2 around its longitudinal axis, जो मैंने बताया longitudinal और same direction is segment 1. Accompany the motion of compensatory rotation